घर आई घमंडी सौतेली बहन की सौतन। प्रिया, जो कि एक काली लड़की थी, सुई से कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। तभी पीछे से उसकी सौतेली माँ आकर सर पर मारती है। हिलने की वजह से वह सुई उसकी उंगली में चुभती है और खून निकलने लगता है। आह मम्मी, लग गई। ऐसे चिल्लाकर मेरे कान क्यों फाड़ रही है? क्या बोला था मैंने तुझसे? जल्दी से इसे करने के बाद मेरे और आशिका के लिए चॉकलेट शेक बना दे। अभी तक इसी में उलझी है। माँ, मैं कर तो रही हूँ। चुप रह कलूटन, अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। तभी आशिका उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। जल्दी बता, मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है? मुझे रेडी होना है। तूने ही कपड़े धोए थे ना, तो मुझे मेरे कबर्ड में मिल क्यों नहीं रही है? जरूर इस कमबख्त ने चुरा ली होगी। आशिका, आशिका मुझे छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आशिका की शर्ट नहीं ली। मैंने धोकर इसकी अलमारी में रखी थी। आशिका, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, ले, छोड़ दिया। मुझे नहीं पता, कल लो माई, मेरे कपड़े लाकर मुझे दे। हाँ, लाती हूँ मैं। फिर प्रिया अपनी सौतेली बहन को उसके कपड़े ढूंढ कर दे देती है। दरअसल प्रिया की सौतेली माँ और बहन ने हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बचपन से उसे मारा पीटा, उस पर अत्याचार किया, खाने के लिए फेवरेट चीज नहीं दी, जो आमतौर पर बाकी बच्चों को बचपन में मिलती है। साथ ही उसके काले रंग की वजह से उसकी सौतेली बहन आशिका, जो कि गोरी थी, वो उससे बहुत चिढ़ती थी। दोनों बहनों के बीच हमेशा कड़वाहट बनी रही है, जहाँ सिर्फ प्रिया को ही सफर करना पड़ता था। फिर निर्मला का पति अपनी दोनों बेटी की एक ही जगह शादी कर देता है, जहाँ प्रिया व्योम नाम के लड़के से शादी करती है और आशिका देवर रणवीर से शादी करती है। आओ आओ मेरी दोनों बहू, आओ। ए काली बहुरिया, अरे थोड़ा बचपन में लाली लिपस्टिक लगा लेती तो आज तेरा चेहरा भी खिला हुआ होता। काली कोयली कहीं की। चल दाई पैर से कलश गिरा, फिर आशिका बहू तू करना। जी माँ जी। फिर दोनों बहू गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं, जहाँ दोनों बहू की अपने पतियों के साथ अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। देखना माँ जी, इस रस्म को तो आपकी गोरी बहू ही जीतेगी, यानी कि मैं। हाँ हाँ बहू, तू ही जीतेगी। अब ये बेटा, तुझे इस काली बहू से जीतना है। मैं नहीं चाहती कि ये कल्लो माई जिंदगी भर तुझे गुलाम बनाकर रखे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? धर्म पत्नी की जगह तो वैसे भी पति के चरणों में होती है। हाँ चुप कर, बैंगन कहीं की। माँ, अगर मैं ये रस्म जीत भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपना दिल तो प्रिया पर हार चुका हूँ। अरे ये काली बहुरिया आई नहीं कि तू इसकी जुबान बोलने लगा। माँ, सब अच्छा तो है, खराबी क्या है? आप प्रिया को प्लीज काला मत बोला करिए। हाँ माँ, भाभी अच्छी ही हैं। रणबीर, भूलो मत, मैं यहीं पर हूँ। माँ जी, आप जल्दी से रस्म करवा दीजिए, मुझे आराम करना है। इसके बाद चारों बहू बेटे अंगूठी की रस्म को खेलते हैं, जिसमें आशिका और व्योम जीत जाते हैं। फिर सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन आशिका फुल मेकअप करके, मॉडल ब्लाउज पहनकर और साड़ी में तैयार होकर आ जाती है। वहीं काली बहुरिया प्रिया भी जल्दी उठकर पूजा पाठ करके, सफाई करके पहली रसोई का खाना तैयार कर देती है और अपनी बहन से कहती है, आशिका, तुमने पहली रसोई की रस्म नहीं की, तुम्हें भी कुछ बनाना चाहिए वरना माँ जी कहेंगी। अच्छा, मैं क्यों ये फालतू के काम करूं? तुम हो ना ये नौकरानी का काम करने के लिए। माँ जी मुझे कुछ नहीं कहेंगी। बिल्कुल ठीक कहा, मेरी गोरी बहू घर के एक काम को हाथ नहीं लगाएगी। और सुन प्रिया, जो भी मेरी बहू बोलेगी उसे सब ला कर देगी तू। सारा काम तू ही करेगी, कल उठन कहीं की, किसी काम वाली बाई से कम थोड़ी है तू। ठीक है माँ जी, मैं सारा काम कर दूंगी। घमंडी सास और प्रिया की बात सुनकर काली बहू पहले ही दिन से ससुराल की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देती है। जब मनचाहा गोरी बहू और सास उसे एक टांग पर बुलाकर काम करवाया करते थे, चाहे प्रिया थक ही क्यों ना रही हो। वहीं प्रिया का पति व्योम उसे बहुत प्यार करता था। एक बार वो प्रिया के लिए गजरा लेकर आता है और उसके बालों में लगा देता है। उनके कमरे से जाते वक्त रणवीर देख लेता है। भैया अपनी काली पत्नी के साथ कितना खुश हैं, और एक मैं जो गोरी बीवी होने के बाद भी परेशान सा रहता हूँ। चलो मैडम से बात करने की कोशिश करता हूँ आज। ये कहकर रणबीर अपने कमरे में जाकर मिरर के सामने मेकअप करती हुई आशिका को पकड़ लेता है। रणबीर के पकड़ने से आशिका चिढ़कर कहती है, अरे पागल वागल हो क्या रणबीर? दिखाई नहीं देता मैं मेकअप कर रही हूँ? फालतू की हरकत करना बंद करो। आशिका, हम पति पत्नी हैं, जब देखो तुम मुझे खुद से दूर करती हो। कभी तो प्यार से बात किया करो। भैया भाभी कितने खुश हैं और तुम हमेशा मेकअप करती हो। रात में मेकअप करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं सुंदर हूँ और हमेशा सुंदर लगना चाहती हूँ। क्या हो गया अगर मैं रात को मेकअप कर रही हूँ? मुझे ये करना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम्हें यही सब करना है तो मैं ही खुद को बदल लेता हूँ। तुम तो सुनोगी नहीं मेरी।
ये कहकर रणबीर अलग कमरे में सो जाता है। अब अक्सर उसकी पत्नी से लड़ाई हो रही थी। ऐसे में वो अपने दिल ऑफिस की एक बहुत ही सुंदर लड़की नताशा से लगा बैठता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर रणबीर नताशा को घर में ले आता है। दोनों के गले में वरमाला देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रणबीर बेटा, ये तूने क्या किया? पिछले 3 महीने पहले ही तो तेरी शादी हुई थी। फिर शादी? माँ, हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपकी गोरी बहू को और गोरा होने से फुर्सत नहीं है। जब उसने अपना मन बना लिया तो मैंने भी नताशा से शादी कर ली और वो यहीं रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी सौतन क्यों लाए? देवर जी, आपने बहुत गलत किया है। जरा देखिए उसकी शक्ल। लायक हो तुम इसके? कविता अपने बेटे को समझाती है, लेकिन रणवीर उसकी एक नहीं सुनता। 4 दिनों में ही नताशा घर के हर चीज को भांप लेती है। वहीं वो रणवीर के साथ डिनर करने, घूमने, शॉपिंग करने भी जाती है, जिससे वो बहुत खुश थी। फिर एक शाम कहती है, वाह क्या ऐश की जिंदगी जी रही हूँ, पर अब मुझे इस घर में और नहीं रहना। इन 2 दिनों के अंदर मुझे इस बुढ़िया की अलमारी से सारे पैसे लेकर भागने हैं। अरे नताशा बहू, जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। ओ बुढ़िया, तेरी 2 बहू है ना, तो उनसे कह ले। पर बहू तो तू भी है, तो इस घर का हिस्सा है। तेरी खोपड़ी में एक बात समझ नहीं आती क्या? चट। नताशा कविता को धक्का देकर जाती है तो उसकी दोनों बहू उसे संभाल लेती हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रिया, मुझे वो ठीक नहीं लग रही है। माँ जी के आने से पहले मैंने उसके मुंह से सुना था कि वो चोरी करने वाली है। मैं ठीक हूँ बहू, अगर ऐसा है तो उस चुड़ैल बिल्ली को बाहर निकालो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ हूँ आशिका। फिर 2 दिन बाद नताशा रात को कविता के कमरे से चोरी करने वाली होती है कि प्रिया वहाँ लाइट जलाकर पहुँच जाती है और आशिका उसका हाथ मरोड़ लेती है। क्यों री चोटर, माँ जी के गहने चुराने आई थी ना? देखो रणवीर, देखो पूरे बैग वैग भागने की तैयारी के साथ आई है। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसकी ये बात सुन ली। क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। देवर जी, आशिका सच बोल रही है। ए, चल बता वरना पुलिस को बुला दूंगी। हाँ हाँ बता बता बेटा, ये मुझे धक्का मार के भी गई थी, इससे अच्छा तो मेरी दोनों बहू हैं। तभी आशिका नताशा का और हाथ मरोड़ देती है, जिससे डर के मारे वो सब कुछ कह देती है। इतने में पुलिस भी आ जाती है। हाँ हाँ, मैं चोरी करने आई थी, मैंने बस पैसों के लिए रणवीर से शादी की थी। छी, मुझे पता नहीं था तुम इतना गिर जाओगी। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे। फिर पुलिस उस चोरनी को पकड़कर ले जाती है। रणवीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और मेरी बहन, तूने इन सब में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तुझे कभी भी काली नहीं बोलूंगी, क्योंकि तेरा दिल तो बहुत साफ है। हाँ बाबा, अब मैं भी तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी सॉरी बोलना चाहता हूँ आशिका तुम्हें, जो मैंने उस चोरनी से शादी कर ली। ये सुनकर आशिका उसे गले लगा लेती है। इस तरह घर में सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर चारों बहू बेटे हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। चारों तरफ शहनाई का माहौल होता है। सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों के बीच में एक मंडप लगा होता है, जहाँ पर दुर्गेश्वरी के दोनों बेटे अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ बैठे होते हैं। तभी पंडित मंत्र पढ़ता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कर्णिकाक्ष, मंगलम तनोहरि। अब वर और वधू दोनों फेरों के लिए उठ खड़े हों। पंडित के कहने पर दुर्गेश्वरी के दोनों बेटे अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ फेरे लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके साथ फेरे संपन्न हो जाते हैं। पूरी विधि और विधान से ये शादी संपन्न हुई। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। चारों तरफ सब लोग उनके ऊपर फूल बरसाने लगते हैं, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपने दोनों बेटों को अपनी बहू के साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर उनका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। इस घर को अपना ही घर समझो। आज से तुम दोनों इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हें ही इस घर की बागडोर को संभालना है। सब कुछ खुशी खुशी जा रहा होता है। दुर्गेश्वरी के 5 बेटों में से 2 बेटों की शादी हो जाती है और उसके 3 बेटे अपने दोनों भाइयों की शादी होने के बाद अपना करियर बनाने के लिए विदेश चले जाते हैं। परिवार अभी तक तो हंसी खुशी चल रहा होता है। दुर्गेश्वरी की दोनों बहुएं बहुत समझदार और खाना बनाने में परफेक्ट होती हैं। वह अपने स्वादिष्ट खाने से घर में सभी का दिल जीत लेती हैं। अरे वाह, तुम दोनों के हाथों में तो जादू है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना रखा है तुमने। अरे खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। गांव की बहू है, समझदार है, सुलझी हुई है। अरे माता पिता ने सारे संस्कार सिखा कर भेजा है मेरी दोनों बहू। मुझे यूं ही थोड़ी मुझे पसंद आ गई थी।
दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपनी ही बड़ाई करने लगती है, लेकिन इस बात से उसकी दोनों बड़ी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो घर को हमेशा अपना समझकर अच्छे से चलाती और सबके साथ खुशी खुशी रहती। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें कुछ समय बीत जाता है। वहीं अब दुर्गेश्वरी के तीनों छोटे बेटे नुपुर, चिराग और आतिश को विदेश गए हुए काफी समय हो जाता है। मेरे तीनों नालायक बेटों को अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। जब से विदेश गए हैं एक बार भी कॉल नहीं किया है। परवीन, अपने छोटे भाइयों को जरा कॉल तो मिला। मैं भी तो देखूं, उन्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती है। अरे उनकी उम्र हो रही है, मुझे उनके लिए लड़की ढूंढनी होगी। ओहो माँ, आपको तो बस हम भाइयों की शादी की चिंता रहती है। रुको, मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ। परवीन अपने छोटे भाई नुपुर को कॉल करता है, लेकिन नुपुर उसकी कॉल को नहीं उठाता। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक मिलती है। बेटा, तू अपने भाई को फोन मिलाता रहे, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया है। दुर्गेश्वरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके तीनों छोटे बेटे और उनकी विदेशी बहू छोटे कपड़ों में खड़ी होती है। तुम तीनों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये तीनों लड़कियाँ कौन है? ऊपर से इन्होंने इतने वाहियात कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये तीनों तुम्हारी सहेलियाँ हैं? अरे माँ, हर लड़की सहेली नहीं होती, ये तीनों हमारी पत्नियाँ हैं। चलो सोफिया, अलीना, डेजी, माँ के पैर छू लो। आतिश के कहने पर अलीना, सोफिया और डेजी तीनों दुर्गेश्वरी के पैर छूने लगती हैं। विदेशी बहुओं से दुर्गेश्वरी को जरा भी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी विदेशी बहुओं का ऐसा बर्ताव देखती हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, विलायती में देसी का तड़का लगता है। मेरी चॉइस बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। चलो अपनी पत्नियों को घर के अंदर ले आओ, इनका इस घर के अंदर स्वागत है। मैं बाकी माओ की तरह नहीं हूँ जो लव मैरिज के खिलाफ हो जाएं। दुर्गेश्वरी के तीनों बेटे घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बहू को देख रही होती है। तभी उसका बेटा चिराग कहता है, क्या टुकु टुकु देख रही हो माँ? ये विदेशी बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाएंगी। इन्हें हिंदी भी आती है और इन्हें हिंदी भी हमने ही सिखाई है। चिराग की ये बात सुनकर अलीना, सोफिया और डेजी तीनों ही अपनी अंग्रेजी भाषा के स्टाइल में हिंदी भाषा का उपयोग करती हैं। नमस्ते माँ जी, आप अगर चाहो तो हम तीनों आपके लिए खाना भी बना सकते हैं। माँ जी, आप हमारे हाथों का बना हुआ खाना खाने के लिए बेताब तो बहुत होंगी। अगर आपकी परमिशन हो तो हम रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लें। अरे वाह वाह वाह, सर्वगुण संपन्न, तुम तीनों बहुत सुंदर और सुशील लग रही हो। जाओ रसोई में जाओ और हम सभी के लिए मीठे में कुछ बना कर लाओ। अलीना, डेजी, सोफिया तीनों रसोई में जाती हैं और अपनी सास के लिए मीठे में स्वीट्स बनाने लगती हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो अच्छा नहीं बना पाती। और जब दुर्गेश्वरी उनके हाथ का बनाया हुआ स्वीट्स खाती हैं तो उसका स्वीट से चेहरा बिगड़ जाता है। हाय तौबा तौबा, अरे ये क्या बना दिया तुम तीनों ने? लगता है तुम कुकिंग में थोड़ी कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। ऐसा कहकर दुर्गेश्वरी वहां से चली जाती है। जिसके बाद दुर्गेश्वरी की बड़ी बहू अपनी देवरानियों से मिलने आती है। क्या बात, तुम तीनों तो बड़ी ही अलग किस्म की लग रही हो। क्या तुम्हारे दर्जी के पास कपड़ों की कमी पड़ गई थी? सही कह रही है जेठानी जी भी, तुम विलायती लड़कियों का तो पहनावा ही बेकार है। कुछ भी पहन लेती हो और वही तुम्हारे लिए ट्रेंडिंग हो जाता है। आप गलत सोचती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी से कम थोड़ी हैं। सही कहा, देखना हम इस घर के अंदर इन दोनों से बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे जो घर वाले खाते ही रह जाएंगे। बस हमें एक प्लानिंग के साथ चलना होगा। डेजी अपने प्लान में सोफिया और अलीना को भी शामिल कर लेती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर जो भी उनकी जेठानियां खाना बनाती हैं उस खाने को वो अपना नाम दे देती और अपने ससुराल वालों से तारीफ सुनना शुरू कर देती। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सच में मजा ही आ गया। तारीफ सुनकर वो तीनों फूले नहीं समाती। ऐसे ही अब रोजाना का हो जाता है। पायल और पारुल दोनों मिलकर मेहनत से खाना बनाती और सारा क्रेडिट उनकी देवरानी ले जाती, जिसके चलते एक दिन वो ये सब कुछ अपनी सास को बता देती हैं। अच्छा तो ये बात है, तभी पहले शुरू में जब हमने उनके हाथ का खाना खाया था तो हम सबकी तबीयत खराब हो गई थी और हमें लूज मोशन भी लगे थे। लेकिन जब से इन्होंने ये ट्रिक आजमाई है तब से ही सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आज ही मैं तुम्हारा कंपटीशन करवाऊंगी। दुर्गेश्वरी एक तरफ अपनी तीनों विदेशी बहुओं से खाना बनवाती है तो दूसरी तरफ अपनी देसी बहुओं से खाना बनवाती है, जिसके चलते उसकी दोनों देसी बहू अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसकी विदेशी बहू बहुत ज्यादा बकवास खाना बनाती है। इसी के चलते दुर्गेश्वरी अपनी विदेशी बहुओं से कहती है, तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। ये सब मैंने जानबूझकर करवाया था ताकि हकीकत सामने आ जाए। देखो, झूठी तारीफ से अच्छा तब लगता है जब हमारी मेहनत की हुई तारीफ हमें मिल रही हो।
बात तुम्हारे हाथों के खाने की हो तो देखो, अगर कोई चीज नहीं आती तो उसे सीखना चाहिए। सीख कर ही इंसान आगे बढ़ता है। दुर्गेश्वरी की बात उसकी तीनों विदेशी बहू बहुत अच्छे से समझ जाती हैं, जिसके चलते वो अपनी जेठानी और अपने ससुराल में सभी से माफी मांगती हैं। जिसके बाद उनकी जेठानियां अच्छा खाना बनाना सिखाती हैं और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।